ओके तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑडिट प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, बिगिनिंग से लेकर एंड तक किस तरीके से आपकी ऑडिट कंप्लीट होगी और देन आपने जो भी काम करा है उसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, क्यों करोगे, कैसे करोगे, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोसेस की। तो हमने पिछले चैप्टर में एक स्टेप इसका ऑलरेडी देख लिया है, ज्यादा नहीं, समराइज फॉर्म में था, पर वहां पर हमने ऑडिट प्लानिंग ऑलरेडी देख ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा बिगिनिंग वाला स्टेप होता है वो क्या होता है, आपको ऑडिट को प्लान करना होता है। प्लान करने के बाद ही आप क्या करते हो, ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हो, यानी वही परफॉर्मेंस। तो जब हम परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे एविडेंसेस वगैरह को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और एविडेंस के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, अपना ओपिनियन। तो जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, रिपोर्टिंग या फिर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो ये हमारी ऑडिट प्रोसेस की तीनों स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले आप प्लानिंग कर लो आपको कैसे काम करना है, देन परफॉर्म करो और लास्ट में आप अपना ओपिनियन दे दो। ठीक है, अच्छा उसके पहले जो हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान रखने हैं। तो जो वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो क्या है आपका क्वालिटी और एक है आपका क्वांटिटी। दैट मीन्स आपके जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सफिशिएंट का मतलब है कि आपको जितने एविडेंसेस चाहिए ओपिनियन बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे 3-4 एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एक किसी पॉइंट ऑफ ओपिनियन बनाने के लिए, और आपने क्या करा कि ठीक है आलस दिखा के 2 एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, 2 को स्किप कर दिया, तो आपने क्या करा, सफिशिएंट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं करे। तो आपको नंबर में, यानी हम कह सकते हैं क्वांटिटी में भी आपको क्या करना है, प्रॉपर एविडेंसेस चाहिए। 3-4-5 आपको जितने भी रिक्वायर्ड लगता है आप कलेक्ट करो। और दूसरा है एप्रोप्रिएट। आपने 20 एविडेंस कलेक्ट कर लिए लेकिन आपको किसी में भी श्योरिटी नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको नंबर वाइज यानी क्वांटिटी वाइज भी प्रॉपर एविडेंसेस होने चाहिए और वो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसके बेसिस पे ओपिनियन दे सको, आप श्योर हो सको कि अच्छा ये एक प्रॉपर एविडेंस है जिसके बेसिस पे मैं ओपिनियन दे सकता हूँ। ठीक है, दो चीजें क्या आपको ध्यान रखनी है एविडेंसेस के लिए, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, चलो इसके बाद तो जो हमने वो 3 फेजेस के बारे में बात की थी वही है, प्लान करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो और फाइनली आप क्या करो, रिपोर्टिंग कर दो। ठीक है, अच्छा प्लानिंग जो है वो तो हम चैप्टर 13 में वैसे देख ही लिया है, बट बेसिक हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए ऑडिटी कंपनी के बारे में, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनका बिजनेस है, एम्प्लॉय, स्टाफ, डायरेक्टर्स, एमओए, आर्टिकल्स, रूल्स, रेगुलेशंस इंटरनल वाले, कौन कौन सी उनके ऊपर लॉज एप्लीकेबल हो रही है, उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कितनी उनके ऊपर रिस्क अराइज हो रही हैं, कैसे वो रिस्क को मैनेज करते हैं। ठीक है, और उनके क्या स्टेप्स है, प्रोसीजर्स हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें ऑडिटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए और उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, आपका प्लानिंग करोगे। और उसके बाद प्लानिंग करने के बाद जैसे जैसे आपने प्लान करा है उस अकॉर्डिंग्स में आप क्या कलेक्ट करोगे, एविडेंसेस कलेक्ट करोगे। ठीक है, और एविडेंसेस कलेक्ट करने के बेसिस पे आप अपना क्या दे दोगे, ओपिनियन दे दोगे। तो ये हमें इन तीनों स्टेप्स में यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन। आप देखो आपको प्लान बनाना है, तो अभी हमने जैसे बात की कि आपको प्लान बनाने के लिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में। तो वही जो मैंने आपको बताया कि ऑडिटर जो है वो कंपनी की पूरी हिस्ट्री, बिजनेस डिटेल्स, कंपनी की एक्टिविटी, कंपनी के सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये सब चीजें, देन कौन कौन सी कंप्लायंसेस हैं, ऑडिट का स्कोप, देन मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि अपना टाइम वेस्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है कि ऑडिटर के पास में इतना टाइम नहीं होता है, उसको पूरे साल की चीजें चेक करनी होती है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है। और अगर आप वहां पे जो है वो मटेरियल चीजें चेक नहीं करके नॉन मटेरियल पे दिमाग लगाओगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, इसके अलावा रिस्क हो गए, कंट्रोल्स हो गए, तो वही जो बेसिक अभी मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आप पहले पता कर लो, उसके बाद में आप क्या कर लेना, ऑडिट को प्लान कर लेना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो अभी हमने ऊपर इतनी सारी चीजों के बारे में बात की है वो सब इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट करें, हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है।
पहला ऑप्शन क्या है हमारा क्वेश्चनर और सेकेंड हमारा ऑप्शन क्या है इंटरव्यूज। तो जो क्वेश्चनर है उसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिकली इस तरीके से ऑडिटर जो है वो कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता है, ठीक है, और उसमें वो आपको ऑप्शन देता है यस, नो और नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। वो जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है ना वो सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो आपसे वो जानना चाहता है कंपनी के बारे में। स्पेशली यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके बारे में होती है, आईसीएस के बारे में, कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें एम्प्लॉयज रिपोर्ट करते हैं, टाइम पे काम करते हैं, मतलब बेसिकली वो जो ऑडिटर है वो जो भी आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है वो पूरे डिटेल में लिख देगा। आपको लगता है यस है तो यस पे टिक करो, लगता है नो है तो नो पे टिक करो। और ये क्वेश्चन है वो किससे फिल करवाएगा, जो हमारी ऑडिटी कंपनी है उसके एम्प्लॉयज से फिल करवाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो पहले जब एंगेजमेंट वगैरह लेटर साइन हो जाता है तो वो दे देता है ऑडिटी कंपनी के मैनेजमेंट को कि आप अपने एम्प्लॉयज से ये क्वेश्चनर फिल करवा देना, ठीक है। और वो इतने सारे एम्प्लॉयज ने क्वेश्चनर फिल किया होगा तो जो मेजॉरिटी लोगों ने बोली है चीज वो उसके ऊपर रिलाई करेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा है। तो यानी इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको बस टिक करना है यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। तो उस सिचुएशन में इन आंसर्स के थ्रू जो ऑडिटर है वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जान जाता है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो अपना सेकंड तरीका है वो क्या है, इंटरव्यूज, यानी आप जाकर पूछो। तो इंटरव्यूज के लिए उसको ऑडिटी कंपनी में जाना पड़ेगा, क्वेश्चनर के लिए उसको जाने की जरूरत नहीं है, आपने बस दे दिया, फिल करवा के आप अपने घर पे बैठ के आराम से सो के भी चेक कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं जो क्वेश्चनर है वो कैसा हो जाएगा, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब, वो हो जाएगा ऑफ द जॉब, ठीक है, फील्ड वर्क नहीं है उसमें, घर बैठ के चेक करो। इंटरव्यूज के लिए हम कह सकते हैं ऑन द जॉब, यानी कि आपको फील्ड पे जाके चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आप क्या करोगे, इंटरैक्शंस करोगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारा इंटरव्यू का पॉइंट है वो रहेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों का भी सीएस में जब आप लोग आए थे नए नए तो हमारा भी होता है, हम भी जाते हैं ओरिएंटेशन के लिए आईसीएसआई चैप्टर पे। तो इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम उसे। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ऑडिटर कंपनी के बारे में जानेगा, ठीक है। तो वो कंपनी में जाएगा, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज से मिलेगा, कंपनी के डायरेक्टर से मिलेगा और जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे मिलेगा, कंपनी में लोग कैसे काम कर रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, यानी जो वो फर्स्ट टाइम कंपनी में जा रहा है, ठीक है, कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, पिक्चर लेने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। यहाँ पे ऐसे नहीं वो जाते उसने ऑडिट स्टार्ट करती, नहीं, हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट समझते हैं ना वहां पे, तो वो वही करने के लिए ओरिएंटेशन में जा रहा है। तो ओरिएंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर वो, याद है हमने ऑब्जर्वेशन वाली बात की थी लास्ट चैप्टर में, तो वो सब कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे अगली बार इसको चेक करना है, यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है, ये एम्प्लॉय में कुछ गड़बड़ लग रही है, या कुछ भी चीज है, वो बेसिकली वहां पे क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहा है और सबको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ओरिएंटेशन एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन वाली चीज है, ठीक। देन आता है हमारा एग्जामिनेशन। अब उसने ओरिएंटेशन में कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व की होगी, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम सिर्फ ऑब्जर्व करके नहीं समझ सकते, ठीक है, कि फर्स्ट इंप्रेशन ठीक है मिल गया, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि हमने जो सोचा है वो सही है या कुछ अलग है। तो कुछ कुछ चीजों में वो क्या चाहेगा, नहीं मैं इसमें फर्दर एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ। कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो गया जिसके बारे में उसको लग रहा है कि मुझे ओरिएंटेशन में समझ में नहीं आया, या मान लो ओरिएंटेशन में वो किसी से बात करना चाह रहा था पर वो सामने वाले बंदे ने बात नहीं करना चाहिए, इंटरेस्टेड नहीं था, तो उसको डाउट हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो अगर उसको लगता है कि कोई चीज मुझे ओरिएंटेशन में समझ नहीं आई है या मुझे उसको और ज्यादा एग्जामिन करना चाहिए, तो वो डिटेल में और ज्यादा जाके पूछताछ, इंटरव्यूज, इंक्वायरीज कर सकता है। तो वो किस में आ जाएगा, एग्जामिनेशन। दैट इज बेसिक पूछ लिया, ओरिएंटेशन थोड़ा सा इन डेप्थ जाके और पूछ, और उसके लिए एविडेंसेस भी कलेक्ट कर सकता है वो, तो वो किस में आ जाएगा, एग्जामिनेशन में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इन दोनों में, यानी उसने ओरिएंटेशन में भी कुछ इंफॉर्मेशन उसको ऑब्जर्व करके या इंक्वायरी करके पता चली गई होगी, उसने जब उसको इन डेप्थ फर्दर अच्छे से चेक किया होगा, एग्जामिन किया होगा,
तब भी उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकता है, कंफर्म भी तो कर सकता है ना। याद रखो हमने जो टेक्निक्स के बारे में बात की थी लास्ट चैप्टर में, ये उन्हीं की ही बात कर रहा है, ठीक है। टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते थे, ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे थे ना, तो ये वही तो कर रहा है। इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में जिससे वो अपना ओपिनियन बना सके, तो वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्लानिंग वाली स्टेज पे भी हो सकती है, और इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग है वो एग्जीक्यूशन वाली स्टेज पे भी हो सकती है। तो वो यहाँ पर ही टेक्निक्स लगा रहा है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उसने गैदर की है इन दोनों स्टेप्स में, उस इंफॉर्मेशन को अब वो क्या कर लेगा, कंफर्म कर लेगा। तो वो कंपनी के विद इन वाले लोगों से भी कंफर्म कर सकता है, दैट मींस इंटरनल कंफर्मेशन भी कर सकता है, और वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो दोनों टाइप के कंफर्मेशंस वो कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की क्वेश्चनर और इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के 3 पार्ट्स है, ओरिएंटेशन, एग्जामिनेशन एंड कंफर्मेशन। चलो, इसके थ्रू वो कर क्या रहा है, याद रखना, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन इनके थ्रू वो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चनर का हमने फॉर्मेट यहाँ पे देख ही लिया था। अब यहाँ पर इसने उन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने आपको बताया है, तो उसको रीड कर लेना तीनों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। अब देखो हमने प्लान के बारे में बात की थी हमारे लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक गिवन है वो क्या गिवन है, ऑडिट प्रोग्राम गिवन है, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना, प्लान और प्रोग्राम, ये दोनों ही कौन से स्टेप में आते हैं, कौन से स्टेज में आते हैं, प्लानिंग वाले स्टेज में आते हैं, फाइन। तो अब यहाँ पर प्लान में हम लोग क्या करते हैं, याद करो हमने 4 वर्ड्स पढ़े थे, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड who is going to do it, ठीक है, या फिर by whom it has to be done। तो अब यहाँ पर ये 4 चीजें हमें डिसाइड करनी है, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट को क्या करेंगे, इन फ्यूचर एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्लानिंग में तो हमने लिख दिया कि ठीक है हमें क्या क्या चीजें करनी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑडिट का स्टाफ है वो स्टाफ प्लान का बस एक लाइन पढ़ के समझ जाए कि मुझे क्या करना है? नहीं। देखो, अगर हमें कोई भी चीज बोली जाती है तो क्या होता है, अगर वो किसी और ने हमें करने के लिए बोली, जैसे हमारी मम्मी बोलती है हमें कुछ कि ये वाला काम ऐसे कर देना, और फिर हम जो है वो कर देते हैं, तो फिर हमें बाकी क्या बोलती है, ऐसे थोड़ी कहा था मैंने, तू बेवकूफ है, तुझे समझ में नहीं आया क्या, पूछ लेता ना, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो फिर हम क्या बोलते हैं कि इससे अच्छा होता है तो आप खुद ही कर लेते, या आप हमें डिटेल में इंस्ट्रक्शन दे देते कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। मम्मी ने तो हमें क्या कहा था, बस ये चीज ऐसे करके रख देना, मैं घर पे आके चेक कर लूंगी, हमें डिटेल्स नहीं थी। तो जो एक काम करने के लिए बोला, एक तो हो गया ठीक है हमें कुछ चीज बता दी, और एक उसका डिटेल्ड इलैबोरेशन, पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, ठीक है। जैसे हमें खाना बनाना होता है, तो खाना बनाने के लिए मम्मी ने क्या बोल दिया कि तुम है ना ये वाली पनीर की सब्जी बना लेना और यहाँ पे राइस बना लेना, ठीक है, इतना बोल के चली गई। अब कैसे करना है तुमने कभी भी नहीं बनाया, तो तुम क्या बस इस स्टेटमेंट से कि पनीर और राइस बना लेना, इस स्टेटमेंट से तुम समझ सकते हो क्या कि हमें रेसिपी क्या है, या पहले क्या करना है फिर क्या करना है? नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो तुम्हें डिटेल इलैबोरेशन चाहिए उस चीज के लिए। तो ये जो चीज हमें करने के लिए बोली, हम कह सकते हैं ये हमने प्लान में लिख दी कि आपको ये 2 चीजें बनानी है। अब कैसे बनानी है, उसके डिटेल स्टेप्स क्या रहेंगे, इलैबोरेशन क्या रहेगा कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, सबसे पहले गैस ऑन करो, तो वो जो स्टेप्स है इलैबोरेटेड, वो सारे स्टेप्स किस में आ जाएंगे, प्रोग्राम में आ जाएंगे। दैट मीन्स क्या करना है, व्हाट हैज टू बी डन, वो हमने प्लान में लिख दिया। उसको कैसे करना है, हाउ, इन डिटेल हमने स्टेप्स में बाइफर्केशन करा, पहले ये फिर ये वाला काम ये वाला स्टाफ करेगा, ये वाला काम ये वाला स्टाफ करेगा, ये इस दिन होना है, ये जो है वो इतने दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं प्लानिंग में हमने क्या लिखा, टू द पॉइंट चीजें लिखी कि हमें ये करना है, इन डिटेल एकदम प्रॉपर हम जो है ना पूरी चेकलिस्ट बना रहे हैं। अब ऐसे ये करेगा, ऐसे करेगा, तो वो जो पूरा इलैबोरेशन है वो किस में आ जाएगा, प्रोग्राम में। तो हम कह सकते हैं प्लान में क्या आ गया, व्हाट, उसका डिटेल्ड इलैबोरेशन, हाउ वाली चीज वो किस में आ जाएगी,
प्रोग्राम में आ जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन प्लान एंड प्रोग्राम। तो हम कह सकते हैं प्रोग्राम हम क्यों बनाते हैं, दोनों अलग अलग है लेकिन सपोर्ट ही कर रहे हैं ना ऑडिट को। तो हमने प्लान में तो शॉर्ट में लिख दिया, इन डिटेल उसका जो पूरा हमने स्टेप वाइज लिखा है, सीक्वेंस, सीरीज, कुछ भी कह लो, वो किस में आ जाएगा, प्रोग्राम में आ जाएगा। तो वहां पर सब कुछ पता होता है, तो किसी को भी मतलब कोई स्कोप ही नहीं रहेगा डाउट का कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, लगने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम प्रोग्राम में सब कुछ लिख देंगे। मान लो 4 आर्टिकल्स हैं ABCD, तो वहां पे प्रोग्राम में लिखा होगा कि पहले A उससे इंफॉर्मेशन मांग कर आएगा, फिर ही B उसको वेरीफाई करेगा, फिर दोनों C को जाके चेक कराएंगे, ठीक है। अब मान लो A जो है वो B के बिना ही C के पास चला गया, तो ये तो गलत है ना। तो ये प्रोग्राम में लिखा होगा कि पहले A और B का काम खत्म होगा, फिर ही वो C के पास जाएंगे। सो प्लानिंग में शॉर्ट में लिख दिया, टू द पॉइंट, डिटेल्ड इलैबोरेशन, हाउ वाला एस्पेक्ट किस में आ जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम में आ जाएगा। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम में बेसिकली चेक पॉइंट्स होते हैं, यानी वो क्वेश्चन फॉर्मेट में हो सकता है या स्टेटमेंट फॉर्मेट में हो सकता है कि ऐसे ऐसे करना है, फिर हम उसमें ना टिक लगा देते हैं कि अच्छा हमने ये काम कर लिया, टिक लगा दो, ये काम कर लिया, टिक लगा दो। तो उसको हम चेकलिस्ट भी कह सकते हैं। तो आइदर आप प्रोग्राम कह लो या आप चेकलिस्ट कह लो, या मान लो आपने प्रोग्राम में ऐसे चेक पॉइंट्स नहीं बनाए तो आप अलग से भी चेकलिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो ये हो गया ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम। इसके आपको डिफरेंसेस गिवन है, लैंग्वेज है, तो वो आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज। अब देखो हम लोग ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। उसको तो क्या चेक करना होता है, एक कंपनी के ऊपर कौन कौन सी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल है। तो अब एक कंपनी के ऊपर जितनी भी कंप्लायंस एप्लीकेबल है, आपको बताना है कि कंपनी मान रही है या नहीं मान रही है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कंपनी के ऊपर कौन सी लॉज एप्लीकेबल हो रही है। जब आपको पता ही नहीं है कौन सी लॉज एप्लीकेबल है, क्या आप ओपिनियन दे सकते हो कि कंपनी ने माना है या नहीं माना है। मुझे मेरे सब्जेक्ट से नहीं पता और मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, क्या ये सही चीज है? ऑब्वियसली नॉट। तो जो ऑडिटर है उसका स्टेप नंबर 1 ये नहीं है कि लॉज माने या नहीं माने, पहले ही शुड नो कि कंपनी के ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है। तो उसको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है प्लानिंग के टाइम पे कि कंपनी के ऊपर ये सारे लॉज एप्लीकेबल हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कंपनीज है तो कंपनी लॉ एप्लीकेबल होगा, लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस, LODR वगैरह एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस, मान लो फूड सेक्टर में है तो FSSAI का लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए होते हैं डिपेंडिंग। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूशन वगैरह है तो उसके लॉज एप्लीकेबल हो रहे होंगे, फॉरेन का काम कर रही है तो फेमा एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो आपको पता करना है पहले कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, उसके बाद आप चेकिंग करो कि अच्छा कंप्लायंस किया है या कंप्लायंस नहीं किया। अच्छा, अब इस टॉपिक में हमें ये तो पता चल गया कि ऑडिटर का क्या काम है, आइडेंटिफाई करना, लेकिन इसी टॉपिक में हमें क्या दे रखा है, कंपनी की भी कुछ ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। यानी यहाँ पे कंपनी का भी क्या ड्यूटी बनती है लॉज के कंसर्न में, तो एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि कंपनी के ऊपर जो भी लॉज एप्लीकेबल है, कंपनी को खुद को भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया तो खुद देख लेना कौन कौन से एप्लीकेबल है, आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए, तो कंपनी के पास भी रिकॉर्ड्स होने चाहिए। इसके बाद में कंपनी की एक कंप्लायंस पॉलिसी भी होगी, ठीक है। कंप्लायंस पॉलिसी एज इन कंपनी ने डिसाइड कर रखा होगा कि हमें कैसे कैसे कब कब कौन कौन से कंप्लायंसेस करने हैं, कौन करेगा, यानी पर्सनल एलोकेट कर रखा होगा। तो वो सारी चीजें कंप्लायंस पॉलिसी, अगर याद हो तो हम DD के चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में देखते हैं, जो हमारा पूरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे क्या बोला है, उसकी क्या ड्यूटी है कि आपको कंप्लायंस पॉलिसी को भी पब्लिश करना है। ये सब किसकी ड्यूटीज है, कंपनी की ड्यूटीज है, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है कि जो कंपनी है उसको टच में रहना चाहिए, किसके साथ में, अपने लीगल टीम के साथ में, ईमेल्स वगैरह एक्सचेंज करते रहो टाइम टू टाइम कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा, नॉन कंप्लायंस तो नहीं होने वाली है। तो कंपनी की
बेसिक ड्यूटीज बता दी है, ठीक है। इसके बाद में रिपोर्टिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, रिव्यूज, ऑडिट, याद है हम कंप्लायंस ऑडिट भी पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में, तो वो सब बेसिक चीजें बता दी है कि कंपनी की भी ड्यूटी बनती है, और उसके बाद में जो ऑडिटर आएगा उसकी तो ड्यूटी बनती ही बनती है कि वो भी क्या करेगा, इन सारी चीजों को चेक करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा और फिर चेक करेगा कि वो माने गया है या नहीं माना गया, तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमें यहाँ पे देखना है। चलो अच्छा, इसके बाद में एक और चीज है कि कुछ कुछ सिचुएशंस में हम समझ नहीं पाते हैं कि लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या है, तो उसको इलैबोरेट करने के लिए जो रेगुलेटर्स है लाइक एमसीए, आरबीआई, सेबी, तुमने देखा होगा ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, सर्कुलर्स निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी जो है ना उसको टाइम टू टाइम ये सब चीजें चेक करते रहनी चाहिए। अमेंडमेंट्स वगैरह भी आते हैं तो आप टाइम टू टाइम वो भी चेक करते रहो, ठीक है, और फिर आप इंटीमेट करो कि हमने इस तरीके से ये चेंजेस करा है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट। अभी याद है हमने बात की थी ऑडिट प्रोग्राम में कि आपको हाउ का आंसर मिलता है कि क्या 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 करना है, तो वही वाली चीज आप इसी में ही चेकलिस्ट बना लो या आप अलग से चेकलिस्ट बना लो। चेकलिस्ट बेसिकली कि आपको ये सारे काम करने थे, अगर आपने कर लिए हैं तो आप उस पर टिक लगाते जाओगे, ठीक है। तो ये एक मास्टर चेकलिस्ट है जो आप प्रोग्राम में ही इंक्लूड करके बना सकते हो, अगर आपको लगता है, नहीं तो आप अलग से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चेकलिस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको ये सारे काम करने हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं अपना टाइम टेबल, तो टाइम टेबल में हम डिसाइड करते हैं कि हमें आज के दिन में ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और फिर मान लो 2 हो गए तो हम उनको टिक लगाते हैं ना, कितनी खुशी मिलती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी जो भी काम ऑडिटर को या उसके स्टाफ को करने हैं वो चेकलिस्ट में लिख देंगे, और होने के बाद में आप वहां पे क्या लगा दोगे, टिक लगा दोगे। तो ये इसको हम बोलेंगे मास्टर चेकलिस्ट। आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इस चेकलिस्ट में आप कौन कौन सी चीजों को, मतलब बेसिकली हेडिंग्स कौन कौन सी आप लोग बना सकते हो। तो अब देखो सबसे पहले क्या है, एंटिटीज ऑपरेशंस, देन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको क्या क्या चीजें पता करनी है। तो सबसे पहले जो आपका हेड है, हेड मीन्स टॉपिक, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या चेकिंग करनी है, एंटिटी के ऑपरेशंस, काम क्या कर रही है, बिजनेस क्या है, मेमोरेंडम में क्या है, आर्टिकल्स में क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से पॉइंट्स बना लो और चेक होने के बाद में, एविडेंस मिलने के बाद में टिक कर दो। सेकंड क्या बोला है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सीजी में पूरा चैप्टर पढ़ाया है हमने, चैप्टर नंबर 14 रिपोर्टिंग के रिगार्ड में। तो वो रिपोर्टिंग जो है वो आप ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो हमारे ऊपर एएस वगैरह या इंड एएस एप्लीकेबल हो रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल के लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो ये सब चेक करो कि कंपनी ने माना है या नहीं माना है। माना है, आपने चेक कर लिया तो वही टिक लगाते जाओ। देन लीगल और रेगुलेटरी तो वही है जो भी हमने बात की थी, जो भी आपके ऊपर लॉज वगैरह एप्लीकेबल हो रहे हैं, कौन कौन से हैं, लिस्ट बना लो, माना है तो टिक करो वरना क्रॉस करते जाओ। इसके बाद में क्या बोला है, शेयर होल्डर्स और पब्लिक के जो भी मैटर्स है इनको भी क्या चाहिए, डिस्क्लोजर्स चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ग्रोथ वगैरह, कंप्लायंसेस, ये सारी की सारी चीजें। और लास्ट में क्या बोला है, रिव्यू ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल क्या है हमारे, आईसीएस। आईसीएस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ही ना, क्योंकि अगर आईसीएस अच्छा है तो ऑडिट जो है वो आधी तो वहीं पर ही क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप चेकलिस्ट बनाओ कि आपको ये चेक करनी है और इसके रिगार्डिंग आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारे वर्किंग पेपर्स। चैप्टर का नाम क्या था, ऑडिट का प्रोसेस एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। तो जो प्रोसेस वाला पोर्शन है वो हो गया, उसमें हमने प्लानिंग के बारे में बात कर ली, देन हमने एग्जीक्यूशन वगैरह देख लिया कि आपको एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करने हैं, उसके लिए आपको ऑडिट की टेक्निक्स लगानी है, देन आपके एविडेंसेस कैसे होने चाहिए, वही एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट वगैरह। इसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग वाला स्टेप है वो इस चैप्टर में नहीं आएगा, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, 15 चैप्टर में। अब हम आ रहे हैं किस पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। तो अब आपने देखो ऑडिट परफॉर्म की है तो आपने कितना कुछ किया, आपने प्लान बनाया, प्रोग्राम बनाया, चेकलिस्ट बनाई, भी हमने बात की मास्टर चेकलिस्ट के बारे में। इसके बाद में आपने और भी बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे होंगे थ्रू आउट द ऑडिट, आपने लोगों से सर्वेस करे होंगे, एमआर याद है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, वो लिए होंगे आपने, इतने सारे आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे होंगे, ठीक है।
तो इतनी सब चीजें जो है, ये सब चीजें आप अपने दिमाग में स्टोर करके तो रख नहीं सकते हो। चलो स्टोर करके रख भी लिया, आगे कोई आपसे मांग ले कि आपने ये जो काम है वो गलत किया है, आप प्रूव कैसे करोगे? दिमाग निकाल के दिखाओगे उसको? नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऑडिटर ने बिगिनिंग से लेकर एंड तक जो भी काम करा है, प्लानिंग से लेकर देन एग्जीक्यूशन एंड देन रिपोर्टिंग, वो सारा काम आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट करना है। तो जितनी भी चीजें आपने क्वेश्चनर लिया, आपने किसी से एविडेंसेस कलेक्ट करे, इंक्वायरी करी, कंफर्मेशन करा, इसके अलावा आपने टेक्निक्स को यूज किया, कुछ भी काम करा आपने, आपको वो हर चीज का क्या मेंटेन करके रखना है? रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। इसका बेनिफिट एक तो मेमोरी एड, अगर आप कुछ चीज भूल जाते हो, अब देखो मान लो मैंने ऑडिट के बिगनिंग में कोई एविडेंस कलेक्ट किया और मुझे एंड में 3 महीने या 4 महीने बाद रिपोर्ट बनाकर देनी है, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा शिट मैंने क्या एविडेंस कलेक्ट किया था या उसने क्या बोला था। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड होता तो आप वो वाला एविडेंस यूज कर लेते। तो इसीलिए एक तो मेमोरी एड तो है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आपके पास में एविडेंस है कि आपने प्रॉपरली ऑडिट परफॉर्म की है। आप पूरा स्टेप दिखा दोगे, देख भाई मैंने प्लान किया है, प्लान करने के बाद ही एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, ऐसे कुछ भी रैंडमली नहीं किया। या मैंने ओपिनियन दिया है तो मेरे पास में क्या है? यहाँ पे एविडेंसेस हैं, इन 3-4 एविडेंसेस के बेसिस पर मैंने ओपिनियन दिया है, मन से ओपिनियन नहीं दिया है। तो अगर आपके ऊपर कंपनी केस करती है, ठीक है, या कोई भी थर्ड पार्टी को कुछ बताना है आपको, तो आपके पास में प्रूफ रहेगा वर्किंग पेपर्स का कि मैंने कुछ भी चीज गलत नहीं की है। अच्छा, कभी कभी कंपनी ऐसे भी तो बोल सकती है कि तुमने ऑडिट सही परफॉर्म नहीं करी है, जल्दबाजी कर दी है, टेक्निक प्रॉपर नहीं लगाई है, तो तुम उनकी मुंह पे क्या मारो? वर्किंग पेपर्स की, देख भाई मैंने बिगनिंग से लेकर एंड तक ऐसे ऑडिट परफॉर्म करी है, मेरे पास प्रूफ है। तो कंपनी ये भी नहीं बोल सकती है कि आपने ढंग से ऑडिट नहीं की है, ठीक है। तो वर्किंग पेपर्स यानी बेसिकली आपने ऑडिट में जो भी काम किया है उन सबका रिटर्न में रिकॉर्ड मेंटेन आपको करके रखना है, ठीक है। जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हो एग्जीक्यूशन का, प्लानिंग का, रिपोर्टिंग का, वैसे वैसे आप साइमल्टेनियसली उसके क्या बनाते चलो? वर्किंग पेपर्स बनाते चलो। एंड वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी है? ऑडिटर की। कंपनी नहीं बोल सकती है कि आपने काम कर लिया ना, अब वर्किंग पेपर्स हमें दे दो, नहीं, वो किसके पास में रहेंगे? वो ऑडिटर के पास में ही रहेंगे। तो याद रखना, वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, नॉट कंपनी या ऑडिटी, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बेसिकली ये हमें बता रखा है कि वो क्या क्या चीजें बताते हैं। तो फर्स्ट क्या है? ऑडिट प्रॉपरली प्लान की थी, देन कैरिड आउट, दैट मींस एग्जीक्यूशन प्रॉपर था, सुपरवाइज, कंपनी बोल दे तुमने सारा काम अपने स्टाफ से करवाया है, खुद कुछ भी नहीं करा है, उन्होंने बेकार काम करा है, तो तुम क्या बोल दोगे? देखो हमने सुपरविजन भी प्रॉपर करा है, ठीक है, रिव्यू वगैरह प्रॉपर करा है, देन हमने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं वो एविडेंसेस भी कैसे हैं? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्किंग पेपर्स कैसे होने चाहिए? कंप्लीट। आपने ऐसा नहीं बिगिनिंग के 2 महीने, हम ऐसा करते हैं ना नोट्स बनाने के चक्कर में कि बिगिनिंग में तो इतने सुंदर सुंदर और कंप्लीट नोट्स बनाए, एंडिंग के चैप्टर्स को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पर भी उसको क्या करना है? जो भी काम करा है एंडिंग तक उसको कंप्लीट करके चलो, ठीक है। एंड कंसाइज, दैट मींस टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि आपने भाई एक ही चीज को 20 पेज में एलैबोरेट कर दिया, अननेसेसरी। टू द पॉइंट रखो आप उस चीज को। इसके अलावा आपको वही चीजें इंक्लूड करनी है जो मटेरियल है। मान लो आपने एक चीज के ऊपर 4 एविडेंसेस कलेक्ट करे जिसमें से 3 गलत थे, तो वो गलत वालों को हटाओ ना, जो मटेरियल है ओपिनियन फॉर्मिंग में काम आ रहा है उसको इंक्लूड करो। तो मटेरियल चीजों को ही इंक्लूड करना है, अननेसेसरी पहले आपको लगा था कि इंपॉर्टेंट है, अब लग रहा है नहीं काम के नहीं है तो हटा दो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको लिस्ट गिवन है कि वर्किंग जो पेपर्स है उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो वही प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चनर्स, फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या इंफॉर्मेशन है, कंपनी के एमओए, आर्टिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब की कॉपीज आ जाएगी। एमआर वगैरह अगर हमने कलेक्ट किए हैं तो वो आ जाएंगे। तो जो भी आपने एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं या प्लान के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में क्या बोल रहा है? स्कैन डॉक्यूमेंट्स एज वर्किंग पेपर्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी कॉपी ले लेते हैं, तो सिचुएशन में क्या बोला है कि वो भी आप वर्किंग पेपर्स में इंक्लूड कर लो अगर आपको लगता है कि वो एविडेंस के तौर पे काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप स्कैन करके उसको यूज कर सकते हो। देन आ जाओ टिक मार्क्स।
टिक मार्क्स बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें ऐसे स्टार मार्क नहीं कर देते कि ये टॉपिक जो है वो स्टार मार्क है, दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कहीं कहीं पर क्या लगा देते हैं, जैसे रेड पेन से अंडरलाइन कर देते हैं, या हम किसी किसी टॉपिक को जो है वो क्रॉस कर देते हैं। तो ये सारे क्या है, टिक मार्क्स हैं। ये इंडिकेशन है, जैसे जहां पर हमने स्टार लगाया इसका मतलब क्या है कि वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन किया दैट मीन्स वो टर्म या वो वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कर दिया नॉट इंपॉर्टेंट, आप उसको मत पढ़ के जाओ। तो इस तरीके से अब तुम्हें जहां जहां पे स्टार दिखेगा, क्या वो तुम्हें लिखने की जरूरत है बार बार इंपॉर्टेंट, तुम्हें स्टार देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जो ऑडिटर है ना वो भी क्या कर लेता है, टिक मार्क्स यूज कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके पास 10 एविडेंसेस हैं, जिसमें से 6 एविडेंसेस जो है ना वो 100% कंफर्म है। क्या है, 100% कंफर्म है कि अच्छा ये एविडेंसेस जो हैं इसके बेसिस पे ओपिनियन बन जाएगा, मुझे फर्दर एग्जामिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो उनपे मान लो किसी एक कलर से या कोई एक पर्टिकुलर टिक मार्क दे देगा। लेट्स से उसने उसको टिक वाला ही मार्क दे दिया तो वो टिक हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 10 में से मान लो 2 ऐसे एविडेंसेस हैं जब वो 80% श्योर है और उसको लगता है 20% श्योर और होने के लिए मुझे 1-2 एविडेंसेस कलेक्ट करने की और जरूरत है। तो अब मान लो उसने उसको इस तरीके से एक लाइन मार्क कर दी या ट्राइंगल का साइन दे दिया, ठीक है। मान लो अब जो रिमेनिंग 2 हैं उसमें उसको लग रहा है कि इसमें तो है ना मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये एविडेंसेस पे तो मुझे और 2-4 एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसको लेट्स से उसने ग्रीन से या किसी और शेप में मार्क कर दिया। तो इससे क्या होगा, जहां पर भी उसको ऐसे रेड टिक्स दिख रहे हैं मतलब वो सारे एविडेंसेस प्रॉपर है, 100% करेक्ट है। जहां पर उसको ट्रायंगल दिख रहे हैं उसको क्या लग रहा है, थोड़ा सा और कुछ मिल जाए तो मैं श्योर हो जाऊंगा। जहां उसको ये ग्रीन वाले सर्कल्स दिख रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल भी श्योर नहीं है, यहाँ पे उसको और एविडेंसेस की जरूरत है। तो अब इनसे क्या होगा, उसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि मैं श्योर नहीं हूं, इसमें मैं इतना श्योर हूं, इसमें मैं 100% श्योर हूं। टिक देखते उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मुझे इसमें और मेहनत करनी है और इसका काम हो चुका है तो मुझे एफर्ट नहीं करना है। तो जैसे हम लोग टिक मार्क्स यूज करते हैं, साइंस टिक मार्क्स हमें बेसिकली सिर्फ ये टिक मार्क को नहीं बोलेंगे, जो साइंस है ना जो आपको हेल्प कर रहा है अंडरस्टैंडिंग में, उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, टिक मार्क्स। और यहाँ पर ये है कि आपको पूरे वर्किंग पेपर्स में से कॉमन सा रखना, ऐसे नहीं है कि हर पेपर में आपने कहीं पे इंपॉर्टेंट को स्टार लगा दिया, कहीं इंपॉर्टेंट के लिए ट्राइंगल बना दिया, ऐसे अलग अलग करोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिक मार्क्स। अब आ जाते हैं हम लोग क्रॉस रेफरेंसिंग पे। अब क्रॉस रेफरेंसिंग का मतलब बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई एक टॉपिक है और वो टॉपिक एक ही कॉमन टॉपिक 4-5 चैप्टर्स में अलग अलग जगह पे आ रहा है, सेम ही टॉपिक है। फॉर एग्जांपल अपना ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये अपने CG वाले सब्जेक्ट में भी है, DD वाले सब्जेक्ट में भी है, हर जगह पे है। तो अब आप क्या हर बार उसको पढ़ सकते हो, इंटरनल ऑडिट सेक्रेटेरियल ऑडिट दोनों सब्जेक्ट्स में बार बार पढ़ने से बेटर है हम क्या लिख दें, हम रेफरेंस नहीं डाल देते कि रेफर चैप्टर नंबर दिस या रेफर दिस सब्जेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या बोला है कि अगर मान लो कोई एक एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस है, और वो अलग अलग जगह पे आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी वर्किंग पेपर्स में या कहीं पर भी, एक ही एविडेंस है और आपको बार बार उसको मेंशन करने की जरूरत है, तो क्या बार बार उसकी कॉपी लगाओगे क्या? बेटर क्या है, आप रेफरेंस डाल दो कि ये जो ऑडिट एविडेंस है ये हमने पहले यहां पर मेंशन कर रखा है, तो आप रेफरेंस डाल दो कि सेम ही एविडेंस यहां पर भी यूज हो रहा है, ठीक। यानी एक ही एविडेंस अगर अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है या एक ही कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी चीज है जो आपको लग रहा है कॉमन है, बार बार यूज हो रही है, तो आप रेफरेंस डाल दो रादर देन बार बार उसकी कॉपीज लगा रहे हो या बार बार उसको लिख रहे हो, जैसा भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है, यानी फर्स्ट टाइम जो हमारा एविडेंस है, पहली बार अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एविडेंस। और फिर इस एविडेंस का कहीं पर रेफरेंस आ रहा है बाद में तो उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला तो आप एक बार तो लिख ही लोगे ना, फर्स्ट टाइम तो एविडेंस लगाना ही पड़ेगा, फिर आपके जब भी आएगा तो आप प्राइमरी एविडेंस से क्या करो, उसको रेफर कर दो। इसको हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग,
ठीक है, इन सब पे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं बेसिकली। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स पे। तो आपको जो वर्किंग पेपर्स है उसको दो अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जो उसको बाइफोकेट कर रखा है वो 3 टाइप्स में उसको बाइफोकेट कर रखा है। सबसे पहले है हमारा जनरल फाइल, सेकेंड है वर्क पेपर फाइल और है फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशंस। अब देखो जनरल फाइल जो है ना, बेसिकली जनरल फाइल में आप याद रखो जो ऑडिट के 3 फेजेस हैं, 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग। यानी हम कह सकते हैं जो एकदम बेसिक पूरी स्टेप्स ऑफ ऑडिट है वो आपने जो जहां पर भी लिख रखी है एक साथ समराइज फॉर्मेट में, वो किस में आ जाएगा? जनरल फाइल में। ठीक है, वर्क पेपर फाइल में क्या आएगा आपका? हम कह सकते हैं जो सेकेंड वाली स्टेज है दैट इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपने प्रोग्राम्स वगैरह बनाए होंगे, स्टेप्स वगैरह लिखे होंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करे होंगे। तो एग्जीक्यूशन जो पूरा पार्ट है ना वर्क पेपर में आ जाएगा कि जो वर्किंग एक्चुअली चल रही है। जनरल में हम कह सकते हैं कि ठीक है जो हमने बेसिकली प्लानिंग वगैरह की है ना वो सब चीजें हम जनरल में डाल देते हैं, तीनों फेजेस डाल दोगे बट मोस्ट सिग्निफिकेंटली प्लानिंग आ जाएगा। वर्क पेपर में आपका क्या रहेगा? एग्जीक्यूशन वाली सारी चीजें, प्रोग्राम्स, चेकलिस्ट और ये सब चीजें। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या आता है? फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशंस। इसमें क्या होता है आपको लग सकता है कि कोई चीज हमने अभी कर ली लेकिन ये सेम टू सेम चीज हमारे फ्यूचर में भी काम आ सकती है। लेट्स से आपने कहीं पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट किया है, ठीक है, या आपने कोई एक एम्प्लॉय से बात की है और उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, या किसी थर्ड पार्टी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको लगता है ये मुझे फ्यूचर में भी काम आएगी अगर मैं इस कंपनी की ऑडिट करता हूं तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशंस में कि ये सेम टू सेम चीज मुझे अगले साल भी काम आ सकती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक ऑडिटर 5 साल तक है। अब मान लो उसने मेमोरेंडम के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनकी डिटेल में वेरिफिकेशन करी, ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट्स तो चेंज नहीं हो रहे ना रोज रोज, तो वो उसको कहां पे डाल सकता है? फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशन में डाल सकता है, ये बोलकर कि हाँ ये मेरे फ्यूचर में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने इसको 3 में डिवाइड किया। तो देख लो फर्स्ट वाले में क्या आ गया? फेजेस के बारे में आ गया, ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कंटेंट आ जाएगा। इसके बाद में जो हमारा वर्क पेपर फाइल था उसमें क्या था? प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट, जो हम एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आ जाएगा। फील्ड वर्क जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क, और हमारा जो लास्ट है वो फ्यूचर के लिए आपको क्या क्या काम करना है वो सब कुछ आ जाएगा। तो एक तो हमने वर्किंग पेपर्स को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक और हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं वर्किंग पेपर्स को बिटवीन परमानेंट एंड करंट ऑडिट फाइल। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली वैसा सा ये जो हमने ऊपर बात की। परमानेंट में क्या होता है? आप ऐसी चीजें, यानी आप जो भी कंटेंट डालने वाले हो वो ऐसा कंटेंट डालो जो चेंज नहीं होता है, मतलब बेसिकली वो आपको आगे भी काम आएगा। जैसे अभी हमने बात की ना फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशंस में, तो वहां पर भी आप वो चीजें डालोगे जो आगे आपको काम आएंगी। और परमानेंट में भी आप बेसिकली क्या कंटेंट लिखते हो? जो चेंज नहीं हो रहा कंटेंट, जो एज इट इज रहेगा। जैसे कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस है, कंपनी का विजन है, कंपनी का मिशन है, एमओए है, आर्टिकल्स हैं, कंपनी के ऊपर कौन सी लॉज एप्लीकेबल हो रही हैं, ठीक है, कंपनी का आईसीएस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, डायरेक्टर्स। तो ये जो सब चीजें हैं आपको क्या लगता है कि हर साल चेंज होती हैं? नहीं, तो वो परमानेंट वाली फाइल में डाल दो। ठीक है, तो परमानेंट फाइल में कंपनी के रिगार्डिंग ऐसी सारी चीजें आने वाली है जो चेंज नहीं होती हैं। और करेंट ऑडिट फाइल में चीजें जो आने वाली हैं वो ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ इसी वाले ऑडिट में काम आएंगी, यानी प्रेजेंट पीरियड में काम आने वाली है। जैसे मान लो आपने प्लानिंग करी है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि जो मैंने ऑडिट प्लान या प्रोग्राम बनाया है या मैंने ये एविडेंस कलेक्ट किया है ये तो अभी का ही है। कोई ट्रांजैक्शन का आपने एविडेंस कलेक्ट किया तो वो अगले साल काम नहीं आ रहा। तो जो चीजें आपको लगता है कि इसी साल काम आने वाली है वो सब आप किस में डाल दो? करंट ऑडिट फाइल में। जो आपको लगता है कि चेंज नहीं होती है कंपनी के बारे में वो आप कहाँ पे डाल दो? परमानेंट फाइल में डाल दो। अब देखो कुछ कंटेंट्स ये बना, जैसे कंपनी के स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं भाई, एमओए, आर्टिकल्स वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं एंगेजमेंट लेटर जो हमारा होता है ऑडिटर का और कंपनी का।
अच्छा वैसे हमें पता है कि अगर चेंजेस होते हैं तो आपको लेटर नया देना पड़ता है, वरना तो आप कॉमन चला सकते हो, ठीक है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इसके अलावा याद है हम प्रीवियस उसके साथ में ऑडिटर के साथ में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं कि 7 डेज के वेट करने के बाद में फिर एक्सेप्ट करते हो। तो अगर उसको कोई रिप्लाई वगैरह आया है और आपने जो उसको भेजा था कम्युनिकेशन लेटर, उसकी भी कॉपी आप अपने पास में रखते हो, ठीक है। कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, लाइक रजिस्टर्ड ऑफिस की एड्रेस हो गई, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए, हिस्ट्री वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको लग रहा है चेंज नहीं हो रही है ना, तो ये सब आप किस में डाल दो, परमानेंट में डाल दो। और अगर हम बात करें करंट वाले की, तो उसमें क्या आएगा, जो इस ही पीरियड के लिए आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपॉइंटमेंट लेटर फॉर करेंट ईयर, अगर आपको लगता है कि हर साल टर्म एंड कंडीशन चेंज होती हैं और हर साल कंपनी की प्रैक्टिस है कि वो नया लेटर देगी, ऐसे कंपलसरी नहीं है बट कुछ कुछ कंपनीज देती हैं, या फिर आपको लगता है आप मांगते हो, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करो, वो करंट में लिख दो। ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, ठीक है, इस साल जो मीटिंग्स हुई है उनके क्या कंक्लूजन्स आए हैं, ठीक है। देन इस साल की जो आपकी रिपोर्ट है वो अगले साल तो काम नहीं आएगी, तो इस साल की आपकी रिपोर्ट्स वगैरह वो सब कुछ डाल दो, ठीक। इसके अलावा आपका जो प्लान है, प्रोग्राम है, या आपने कुछ कम्युनिकेशन करा है मैनेजमेंट के साथ में, यानी बेसिकली वो सारी चीजें जो आपको लगता है अगले साल के लिए जरूरत नहीं है, चेंज होती रहती हैं, तो वो सब आप इसमें डाल दो वर्किंग पेपर में। और अगर आपको लगता है सेम है तो आप वहां डाल दो परमानेंट, ठीक है। तो करंट वाली ऑडिट फाइल हो गई हमारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्किंग पेपर वाली, यानी जो हम ऊपर डिफरेंस कर रहे थे अलग अलग टाइप्स में, ऑलमोस्ट सेम सा ही कंटेंट है, बट ठीक है क्लासिफिकेशन करने के लिए उसको अलग अलग कर दिया। तो ऊपर के जो 3 थे वो कौन कौन से थे, जनरल ऑडिट फाइल, देन वर्क पेपर, और लास्ट वाला क्या था, फ्यूचर ऑडिट कंसिडरेशंस। और हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, परमानेंट में, और उसके बाद में यहाँ पे करंट ऑडिट फाइल में, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वर्किंग पेपर रिव्यू। अब देखो यहाँ पर जो भी हमने वर्किंग पेपर्स बनाए हैं, तुम लोग नोट्स बनाते हो, कुछ बनाते हो, बनाते जाओगे आंख बंद करके, ठीक है, गलतियां हो रही है, कुछ पता नहीं है, नहीं, आपको क्या करना है, चेक करते रहो कि यार सब कुछ ठीक से तो चल रहा है ना, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, हमारा पैटर्न या हमारा एग्जीक्यूशन का तरीका या हमने जिस फॉर्मेट में बनाए हैं क्या वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो वर्किंग पेपर्स बना रहा है ऑडिटर, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि वो सही बना रहा है, कुछ चीज मिस तो नहीं हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि क्लटर्ड हो गया या एक इन्फॉर्मेशन 20 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कंसाइज नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो वो सब आप देखो कि जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो भी रहे हैं वहां पर या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है। कंप्लायंस देख लो, वर्किंग पेपर के जो भी हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो आपने माना या नहीं माना है, ठीक है। देन जो आपका ऑडिट प्रोग्राम है वो प्रॉपर, उसमें सब कुछ कंटेंट्स इंक्लूडेड है, कुछ चीज छूट तो नहीं रही है, आपने क्या क्या चीजें मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस की हैं, वो सब चीजें आप चेक कर लो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम होगी तो आप उसको उसी टाइम पे ठीक कर सकते हो। इसके बाद में क्या बोला है, नेक्स्ट टॉपिक है फाइलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्किंग पेपर्स। अब ऐसा है कि नोट्स बना दिए, देन हमने पटक दिए, चूहे खा गए या बारिश में भीग गए, ऐसा करना है क्या, अरे यार हमने कुछ चीज बनाई है तो उसको तुम प्रोटेक्ट भी तो करके रखोगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले वर्किंग पेपर्स आपको बनाने तो हैं, और उसके अलावा आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि याद है अगर आप कॉन्फिडेंशियल ही नहीं रखोगे तो फिर उस सिचुएशन में आप मिसकंडक्ट में फॉल करोगे, ठीक। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है, उस पर किसी और का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो आप ही ऑथोराइज्ड हो, किसी और को आप अनऑथोराइज्ड यूज करने मत दो, यानी आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है मैं इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर रहा, आपने पटक दिया ऐसे कहीं पर भी, किसी और ने उठा के लीक कर दी तो भी आपके ऊपर इनाम आने वाला है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, तो आपको प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा रिटेन करना है, ऐसा नहीं है कि ऑडिट खत्म होते ही आपने फेंक दिया बेसिकली, तो आपको 7 ईयर्स तक का टाइम स्टैट्यूटरी के लिए गिवन है कि आपको मेंटेन करके रखना है, या कोई लॉ वगैरह बता दे तो ठीक है, वरना आप अपने अकॉर्डिंग 6-7 ईयर्स तक मेंटेन कर लो, तो रिटेन भी करके रखना है। तो मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, रिटेंशन ऑफ पेपर सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑडिट ट्रेल्स। जो ट्रेल्स है ना वो भी बेसिकली हमारे वर्किंग पेपर से ही कनेक्टेड है,
और ये वर्किंग पेपर्स का ही पार्ट बनता है। देखो ये क्या होता है, हम किसी भी इवेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं उसके स्टेप्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें अपने सीएस की एग्जाम्स की, तो क्या तुम बोल सकते हो कि सबसे पहले मैंने प्रोफेशनल क्लियर किया था, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और लास्ट में सीएसईटी या फाउंडेशन व्हाटएवर? तुम्हें कोई थप्पड़ मार देगा कि पागल बना रहे हैं क्या, ऐसे थोड़ी होता है, एक ऑर्डर होता है ना हर चीज करने का। तुम बोलो पहले मैंने 12th की थी फिर मैंने 6th स्टैंडर्ड क्लियर किया, नहीं, हर एक चीज को करने का क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। तो जैसे कंपनी है, कंपनी में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन को करने का एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होगा, ठीक है। जैसे हम एक सिंपल सा बेसिक एग्जांपल लें, तो सबसे पहले जो गुड्स हैं वो गुड्स क्या होंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है तो वो किसी से क्या करेगी, परचेज करेगी मटेरियल्स। तो आइदर पहले मैन्युफैक्चर कर लो या परचेज कर लो। परचेज करने के बाद आप क्या करोगे, उसको एंट्री वगैरह करोगे रिकॉर्ड्स में, उसके बाद गोडाउन में रखा आपने, उसके बाद आपने उसकी क्या करी, सेल्स करी, फिर आपने उसकी एंट्री रिकॉर्ड करी। और मान लो अगर आपको लगता है किसी को कि सेल्स अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट डिफेक्टेड है, तो उसके बाद में आपके क्या आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न, आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है ना किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का। कंपनी क्या ऐसा बोल सकती है सेल्स से पहले सेल्स रिटर्न हो गया, नहीं। तो यहाँ पर जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, जो कंपनी के ट्रांजैक्शंस हैं वो एक सीक्वेंस में उनको रिकॉर्ड करेगा, जिसको भी वो चेक कर रहा है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये हुआ, ठीक है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर ऑडिटर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी असेंडिंग, पहले जो हुआ डेट वाइज या सीक्वेंस वाइज उसको पहले और फिर जो होता गया उसको बाद में रिकॉर्ड करे, तो इससे क्या होगा, एक लिंक बैठ जाएगा कि अच्छा एक ट्रांजैक्शन में इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, अगर मुझे एविडेंस चाहिए तो पहले मुझे इस पार्टी के पास जाना चाहिए और फिर मुझे उस पार्टी के पास जाना चाहिए, ठीक है। जैसे परचेज की थी किसी से, मान लो कंपनी ने ए से परचेज करी है और फिर कंपनी ने स्टॉक में रखने के बाद बी को सेल किया है, तो उसको पता है कि गुड्स आए कहां से हैं, ए से आए हैं। मान लो कि उसको ये पता ही नहीं होता कि ये गुड्स कहाँ से आए हैं, तो वो सिर्फ सेल्स पे ध्यान देता, वो इस पे ध्यान नहीं देता, ठीक है। हो सकता है डिफॉल्ट इसके द्वारा की गई हो, इसने फ्रॉड कर दिया हो। तो बेसिकली क्या है, जो ऑडिटर है वो कंपनी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका एक सीक्वेंस वाइज, लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टेप वाइज पूरा इवेंट बना के और उसको चेक करता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिट ट्रेल्स, कि ये वाला इवेंट बिगिनिंग कहां से हुआ, देन उसका एंडिंग कहां पर हो रहा है, पूरा सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना सीआईडी वगैरह भी, तो उसमें वो ऐसा ही है, बस एंडिंग का देख लेंगे, वो पूरा चेन एक लिंक कनेक्ट करते हैं कुछ भी मिस्ट्री सॉल्व करने में, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा किसने गलत किया है। एग्जैक्टली वैसे यहाँ पर, और जो भी इसने ये सीक्वेंस बनाया है या फाइंड आउट किया है, इसका भी रिकॉर्ड उसको कहाँ मेंटेन करना है, अपने वर्किंग पेपर्स में मेंटेन करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिंपल कुछ इवेंट्स हैं जो एक कंपनी में होते हैं जो कि एक ऑडिटर को पता होना चाहिए। तो बेसिक जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जैसे कंपनी में मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर हो गया, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, शेयर्स का इशू हो गया, बायबैक, फॉरफीचर, कंसोलिडेशन, मीटिंग्स हो रही हैं डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, जॉइंट वेंचर हो रहे हैं, या अगर कंपनी के प्रमोटर्स के एमपी ने फ्रॉड्स वगैरह किए हैं, यानी ये सब बेसिक चीजें हैं जो एक ऑडिटर को पता होनी चाहिए जो एक कंपनी में हो रही है, ठीक है। तो एक लिस्ट गिवन है, इस लिस्ट को जस्ट गो थ्रू कर लेना। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऐसे चीजें जिनका कंपनी के ऊपर बेयरिंग का मतलब इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है और कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कुछ चीज होती है प्राइस सेंसिटिव, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी मर्जर कर रही है या कंपनी की कोई ब्रांच बंद हो रही है या कंपनी किसी न्यू सेगमेंट में एंटर कर रही है, तो इससे शेयर्स की प्राइस पे कितना इंपैक्ट आता है। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही या कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही है या कंपनी के ऊपर फाइन्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो ऐसी चीजों की वजह से कंपनी की पोजीशन, कंपनी के शेयर की प्राइसेस, कंपनी के प्रॉफिट्स, इन सब पे इंपैक्ट आ रहा है ना,
तो इसके बारे में भी ऑडिटर को पता होना चाहिए। ये वाला टॉपिक आपके सेबी में जो हम LODR पढ़ते हैं वहां पर डिटेल में आता है, तो आप वहां से भी पढ़ लेना। यहाँ पर तो गिवन है, शॉर्ट में गिवन है यहाँ पे। तो आप देखो क्या बोला है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, पहले आप इक्विटी में डील कर रहे थे, अब आपको लगता है नहीं हमें ज्यादा डेट में डील करना चाहिए, तो आपने डिबेंचर्स इशू कर लिए या लोन वगैरह ज्यादा ले लिया, ठीक है। आपकी कंपनी ने कुछ लाइसेंसेस वगैरह जो हैं, परमिशंस वगैरह हैं, मान लो म्युनिसिपैलिटी हो गई या कुछ रजिस्ट्रेशन लॉज एनवायरमेंट लॉज के अंडर हो गए, वो सब आपने ले लिए। कंपनी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो अपनी कंपनी की प्रॉपर्टीज को या असेट्स को सेल आउट कर रहे हो, देन जॉइंट वेंचर्स में एंटर कर रहे हो। तो बेसिकली जिस भी रीजन की वजह से आपकी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, कंपनी का ग्रोथ भी हो सकता है, और नेगेटिव भी आ सकता है, डाउनफॉल भी हो सकता है। तो उस सब चीजों के बारे में एक ऑडिटर को पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे वो चीज बताई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोला है, ऑडिटर को क्या जानने की जरूरत है, बोर्ड के बारे में। अब बोर्ड के बारे में जितने भी कुछ जानना है वो हम लोग CG में जो एक चैप्टर नंबर 3 आता है, डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मान लो जो ये टॉपिक आपको इस वाले बुक में इस चैप्टर में गिवन है वो CG के चैप्टर 3 की समरी है। पूरा बोर्ड के बारे में आपको जो भी वहां पे पढ़ा हुआ है वो सब कुछ किसको बताना पड़ता है या वो किसको चेक करना पड़ता है, एक ऑडिटर को चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे बोर्ड का कॉम्पोजिशन, एग्जीक्यूटिव कितने हैं, नॉन वाले कितने हैं, चेयरपर्सन कौन है, विमेन कितनी है, शैडो डायरेक्टर्स हैं या नहीं है, ठीक है। देन मीटिंग्स में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, मिनिमम जितनी करनी चाहिए आपने उतनी की है नहीं की है, चेयरपर्सन कौन है उन मीटिंग्स का, देन कितने शेयर होल्ड कर रहे हैं डायरेक्टर्स, RPTs वगैरह कितने हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। तो बोर्ड के बारे में, देन ऑडिट कमेटी, NRC, SRC, ये सब कुछ जो कमिटीज वगैरह हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए किसको, एक ऑडिटर को, ठीक है। और देन बोर्ड के प्रोसेस, किस तरीके से बोर्ड काम कर रहे हैं, बोर्ड की ड्यूटीज क्या क्या हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या क्या हैं, वो सारी चीजें क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देन बोर्ड का इवैल्यूएशन भी होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए या इनको यहीं पर ही हटा देना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी हमें क्या करनी है, चेक करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इस पूरे टॉपिक में हम कह सकते हैं बोर्ड के बारे में जितनी भी चीजें बोर्ड कर रहा है या बोर्ड को करनी चाहिए वो सब कुछ कौन चेक करेगा, एक ऑडिटर चेक करेगा। यहाँ पे स्पेशली किसकी बात हो रही है, CS की बात हो रही है, क्योंकि कंप्लायंस वाला एस्पेक्ट है, गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट है, तो वो चेक करेगा, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने एक तो प्रोसेस के बारे में देख लिया एंड देन हमने उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लिया। चलो, थैंक यू।